अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। मोहतरम नाज़रीन, हम मतब अजमल के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे तलीमी सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसमें इल्म तिब के मौजू पर इल्मी और अमली गुफ्तगू पर मुहीत वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी ताकि अतिब्बा इकराम इन वीडियोज़ को देखकर अपने तालीमी हुस्न को मज़ीद निखार सकें और इंसानियत की खिदमत कर सकें। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तिब का इल्म एक ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म के साथ है। तिब का इल्म सीखने से पहले इंसानी जिस्म का इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस मशीनरी की इंसानी जिस्म के अंदर जो मशीनरी फ़िट है अगर इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए तो इसमें जहाँ भी ख़राबी वाक़ होगी वो फ़ौरन पता चल जाएगी। इंसान का जो जिस्म है ज़ाहरन तो ये देखने में गोश्त, हड्डियाँ, पट्ठे और गुदूदें नज़र आती हैं। हकीकत में ये जिस्म इंतहाई बारीक बारीक खुलियात का मजमुआ है। इब्तदाई तौर पर एक ही खुलिया वजूद में आता है, बल्कि बाज़ जानवर और पौधे ऐसे भी हैं जो सारी ज़िंदगी उस एक खुलिये पर बिताते हैं, लेकिन जिसमें इंसान जो है इसकी इब्तदा एक खुलिये से होती है, फिर यही खुलिया अपने उसूल के तहत तकसीम दर तकसीम होकर जिस्म बनना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि माँ के पेट में ही वो नशो नमा पाकर अपनी साख्त के एतबार से एक मुकम्मल निज़ाम बन जाता है। ये खुलियात हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, इनकी तबई उम्र बहुत मुख्तसर होती है। जब वो अपनी मुख्तसर तबई मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो मर जाते हैं। ये बात काबिल गौर है कि हमारी हर हरकत के नतीजे में सैकड़ों और हज़ारों खुलियात की टूट फूट अमल में आती है। ये लम्हा बलम्हा पैदा होते हैं और मरते भी रहते हैं। मरने के बाद ये खुलियात अपने मुकामात से जुदा होकर खून में शामिल होते रहते हैं, फिर वहाँ से फुज़लात के ज़रिए पेशाब व पखाना और पसीना व सांस की शक्ल में अखराज पाते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी ग़िज़ाई ख़राबियाँ और रहन सहन की बेएतदालियाँ हों तो उनके नतीजे में इन खुलियात का अखराज अमल में ना आए तो इन टूटे फूटे खुलियात का फुज़ला भी खून के साथ गर्दिश करता रहता है, और अगर ज़्यादा अरसा तक ये खुलियात जो टूट फूट का शिकार हो चुके थे इनका अखराज अमल में ना आए तो इसका मादा भी खून की नालियों में बैठकर उनकी सख्ती का बायस बन जाता है। खुलियात की पैदाइश, टूट फूट और मौत को समझने के लिए मुनासिब है कि हम खुलिये को पूरे तौर पर समझ लें। खुलिया, जिसको इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, यह एक इंतहाई छोटा हैवानी ज़र्रा है। ये जिसामत के लिहाज से मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। बाज़ खुलिये इस कदर छोटे होते हैं जो बग़ैर खुर्दबीन के नज़र नहीं आ सकते,
इन खलियात की जिसामत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि 1 इंच लंबी की तार में 100 से लेकर 6000 तक समा सकते हैं। यही खलियात जब आपस में मिलते हैं तो एक साख्त बनाते हैं और उस साख्त को तिब्बी ज़ुबान में नसीज और इंग्लिश में इसको टिशू कहते हैं। इनकी 4 किस्में हैं और इन्हीं पर जिस्म की बुनियाद है। खुलिये की जो तरतीब है इसको भी 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 पे है खुलिये की थैली। ये एक नहायत छोटी सी जालीदार थैली होती है जिसकी साख्त में बाहर की तरफ एक शफाफ हिजाबी झिल्ली होती है। ये झिल्ली बारीक रेशों की बनी होती है जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की रतूबत जमा होती है। झिल्ली के अंदर जो रतूबत होती है इसको मादा हयात या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। खुलिये की तरतीब में दूसरे नंबर पर यह मादा हयात है। ये एक रकीक वलाबदार और सफ़ेद शफाफ रतूबत होती है जो खुलिये की थैली में भरी रहती है। इसमें ज़िंदगी के तमाम लवाज़म पाए जाते हैं, यानी इसमें नशो इर्तिका और तवाल्दो तनासल के साथ साथ तनमिया और तस्फिया और तस्नीम के तमाम आमाल की क़ुव्वत होती है। यानी ज़िंदा रहना, बढ़ना, सांस लेना, ग़िज़ा जज़ब करना और अपनी मिसल पैदा करना, ये इसकी खूबी है। इस मादा हयात के अंदर एक गुठली पाई जाती है जिसको जोहरे हयात कहते हैं। खुलिये की तरतीब में तीसरे नंबर पर जोहरे हयात आ जाता है। एक गुठली की तरह गोल दाना जो खुलिया के मादा हयात में पाया जाता है इसको जोहरे हयात कहते हैं। इस गुठली के ऊपर भी एक जालीदार झिल्ली चढ़ी होती है। इस जालीदार झिल्ली के रेशों में भी रतूबत भरी होती है और झिल्ली के अंदर भी रतूबत होती है। ज़िंदगी का दारोमदार इसी जोहरे हयात को समझा जाता है। तजर्बतन जब किसी सेल को, किसी खुलिये को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो जिस हिस्से में ये जोहरे हयात होगा वो हिस्सा ज़िंदा रहेगा और जिस हिस्से में ये जोहरे हयात नहीं होगा वो हिस्सा मर जाएगा। इस जोहरे हयात के अंदर भी एक नुक्ता सा होता है, इसको मरकज़ हयात कहते हैं। खुलिये की तरतीब में चौथे नंबर पर मरकज़ हयात आता है। जोहरे हयात के अंदर एक नुक्ता सा होता है, इसको मरकज़ हयात कहते हैं। बाज़ खुलियात में ये मरकज़ हयात नहीं होता। बहरहाल इसमें भी ज़िंदगी पाई जाती है। इस तरह खुलिये की ज़िंदगी का अमल जारी रहता है। खुलिया एक ऐसा हैवानी ज़र्रा है जिसको इंसानी जिस्म की ईंट कहा जा सकता है, जिसके मरकज़ में जोहरे हयात होता है, जिसकी वजह से इसमें तबई व अंसरी और कीमियावी व हयाती अफ़आल मुकम्मल होते हैं। यानी ग़िज़ा हासिल करता है, बढ़ता है, अपने फ़ुज़लात ख़ारिज करता है, हवा जज़ब करता है, बढ़कर अपने कमाल तक पहुँचता है और अपना मिसल पैदा करता है। दूसरे अल्फाज में इस तरह समझ लें कि ज़िंदगी के तमाम लवाज़म, क़ुव्वत व हरारत और रतूबत इसमें पाए जाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक बढ़ते घटते रहते हैं। इसलिए खुलिये को हैवानी ज़र्रा कहते हैं। इंसानों के अलावा हैवान बल्कि पौधे इन्हीं खुलियात से मुरक्कब हैं। इनका बिगाड़ ही सेहत के बिगाड़ का बायस है। खुलियात की नशो नमा है, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। जिस तरह इनकी नशोनमा की सूरतें मुख्तलिफ़ हैं, इसी तरह इनकी मिलाप की सूरतें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं।
खुलियात की नशोनुमा को 3 सूरतों में देखा जा सकता है। नंबर 1 पे है नोक दर नोक। ऐसे खुलिये जो आपस में नोक दर नोक मिलते हैं वो बाहम तकसीम दर तकसीम होते हैं, यानी एक खुलिया मआ अपनी थैली और जोहरे हयात के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, फिर 2 के 4 बन जाते हैं और 4 के 8। खुलिया जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जोहरे हयात आधा इस तरफ आधा इस तरफ चला जाता है, और फिर जो एक है ये 2 में तकसीम हो जाता है, फिर ये दूसरे वाला भी 2 में तकसीम हो जाता है, फिर ये मज़ीद 2 में तकसीम होता है, ये भी 2 में तकसीम होता है, फिर इसी तरह ये भी इस तरफ वाला भी इस तरफ वाला भी। इसी तरह ये तकसीम दर तकसीम जारी रहती है और ये खुलियात बढ़ते जाते हैं। इन खुलियात से जब ये आपस में मिलते हैं तो जो रेशे बनते हैं वो उज़लाती रेशे बनते हैं, जिनको आप मस्कुलर टिश्यूज़ कह सकते हैं। इन्हीं रेशों से मिलकर मसल्स वजूद में आते हैं, और जितने भी मस्कुलर सेल्स हैं या मस्कुलर ऐसे उज़व जो मसल्स से बने हैं वो इन्हीं खुलियात से बनते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है शाख दर शाख। ऐसे खुलिये कि जिनके जिस्म से छोटी छोटी शाखें निकलती हैं, फिर वो शाखें खुद ब खुद मुकम्मल होकर खुलियात बन जाती हैं और उस खुलिये से अलग हो जाती हैं। जैसे कि ये एक खुलिया है, इसमें से ये शाखें निकलें, ये फैलती जाती हैं और फिर आगे चलकर ये शाखें इस खुलिये से अलहदा हो जाती हैं और नया खुलिया बन जाती हैं। ये खुलियात जब आपस में मिलते हैं तो इनसे जो रेशे बनते हैं, जो बाफ्त जो साख्त बनती है, उनको अलहाकी और असाबी साख्त कहते हैं। इनकी बुनियाद तो एक ही है, लेकिन ये आगे 2 किस्म की जो हैं इनमें से साख्तें तैयार होती हैं। एक किस्म की साख्त जो है उसको अलहाकी कहते हैं और दूसरी किस्म को कहते हैं असाबी। जो अलहाकी साख्त है इससे हड्डियाँ बनती हैं और ये भर्ती के काम आती है, और जो दूसरी साख्त है असाबी, इससे दिमाग, पट्ठे ये वजूद में आते हैं। इसी तरह जो आगे चल के खुलिये की नशोनुमा में और नशोनुमा की जो तीसरी सूरत है वो है पहलू ब पहलू। ऐसे खुलिये जो आपस में पहलू ब पहलू मिलें तो इनका जो तरीक़ाकार है, ये अपने खुलिये के ऊपर जो ग़िलाफ़ होता है उसी के अंदर तैयार होते हैं। जो जोहरे हयात है वो कई हिस्सों में तकसीम होकर हर हिस्सा जो है वो एक खुलिया बन जाता है। जब ये मुकम्मल अपना जिस्म मुकम्मल कर लेते हैं तो जो खुलिये के ऊपर ग़िलाफ़ था, जो थैली थी, वो फट जाती है और ये खुलिये बाहर आ जाते हैं और आपस में पहलू ब पहलू मिलकर झिल्लियाँ बनाते हैं। इन खुलियात से जो अज़ा बनते हैं उनमें गुदूद या गशाए मुहाती वजूद में आती हैं। खुलियात के आपस मिलने के बाद जो बाफ्त या साख्त तैयार होती है उसको समझने के लिए ये खाका आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कपड़ा बुनने वाला धागा लेके तो उसके साथ कपड़ा बुनता है, बिल्कुल इसी तरह ये खुलियात आपस में मिलकर साख्त बनाते हैं, जिससे फिर आगे चलकर मुख्तलिफ़ अज़ा तैयार होते हैं।
जिस तरह ये खाके में आपको दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह एक तरतीब के साथ मिलकर एक साख्त बनना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरह अब ये देखें ये एक साख्त तैयार हो चुकी है। इसी तरह सेम टू सेम खुलियात जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर वो ऐसी ही साख्त तैयार करते हैं और उस साख्त से फिर आगे मुख्तलिफ जो हैं वो अज़ा तरतीब पाते हैं। ये जो साख्त है ये भी 4 किस्म की होती है। इसमें जो नंबर 1 पर है उसको आप असाबी साख्त कह सकते हैं। नंबर 2 पर जो है उसको आप कशरी साख्त या एपिथल टिश्यूज़ कह सकते हैं। नंबर 3 पर अलहाकी साख्त जिसको आप कनेक्टिव टिश्यूज़ कह सकते हैं। नंबर 4 पर उज़लाती साख्त जिनको आप मस्कुलर टिश्यूज़ कह सकते हैं। इनमें से कुछ जिस्म के अंदर अज़ा ऐसे हैं जो इन तमाम किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, जैसे कि जिल्द, झिल्लियाँ, शरियाने, वरीदें वगैरह, ये मिलकर बनती हैं। और इनके मुतल्लिक़ अगर जानना हो तो इसको इल्मुल अंसजा हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इनका जो अमल करने का तरीका है, किस तरह से ये जो झिल्लियाँ हैं, शरियाने हैं, वरीदें हैं, ये कैसे अपने अफ़ाल सर अंजाम देती हैं, तो उस इल्म को फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं। आगे चल के आ जाते हैं खुलिये के अफ़आल की तरफ। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि एक खुलिये में ज़िंदगी के तमाम लवाज़म पाए जाते हैं। इनमें क़याम हयात के साथ साथ तवल्लुद तनासल का सिलसिला भी कायम रहता है। क़याम हयात में जहाँ वो अपने लिए ग़िज़ा हासिल करते हैं, हवा हासिल करते हैं, वहाँ पर वो जिस्म की सफाई का भी इंतज़ाम करते हैं, जिससे वो अपने अंदर से जो ख़ास किस्म के मवाद को रतूबात या गैसेस की शक्ल में ख़ारिज भी करते रहते हैं। और ये तग़ज़िया जो होता है इसको भी जिस्म ही हासिल करता है और वो इसकी अपनी ज़ात के लिए मुफीद भी होती है। जो मवाद ये खुलियात ख़ारिज करते हैं ये दूसरे अज़ाओं के लिए या दूसरे खुलियात के लिए बाइसे ज़िंदगी होते हैं। मिसाल के तौर पर जो असाबी खुलिया है या असाबी खुलियात हैं, जो ग़िज़ा ये खून से हासिल करेंगे वो खारी ग़िज़ा होगी, और जो फुज़लात ये अपने जिस्म से ख़ारिज करेंगे तो वो फुज़लात जो है तुरश होंगे, जो कि उज़लाती खुलियात की ग़िज़ा बनेंगे। इसी तरह उज़लाती खुलियात जो हैं ये जो फुज़लात ख़ारिज करेंगे उनके जो असरात होंगे वो सुफ़रावी असरात होंगे, जो कि जिगर व गुदद की खुराक बनेंगे। फिर जो गुद्दी खुलियात हैं जब ये अपने फुज़लात ख़ारिज करेंगे तो इनके फुज़लात जो हैं ये खारी असरात के होंगे, जो कि दोबारा असबी खुलियात की खुराक बनेंगे। इसी तरह खुलिये जो हैं ये जो अपने अफ़आल सर अंजाम देते हैं
इनमें नंबर 1 पे है खुलिया अपनी हयात कायम रखता है, अपनी ज़िंदगी को कायम रखता है, और उस ज़िंदगी को कायम रखने के लिए वो ग़िज़ा हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है और नशो नमा पाता रहता है। नंबर 2 पे खुलिया जो है ये अपने निज़ाम तौलीद को कायम रखता है, जिसकी कोशिश में इसके अंदर नशो इर्तिका भी होती है और टूट फूट भी जारी रहती है। नंबर 3 पे खुलिया अपने लिए कुछ ख़ास काम हैं जो बड़े ज़रूर वो करता है, यानी ख़ास किस्म की ग़िज़ा को अपने अंदर जज़ब करता है, ख़ास किस्म के मवाद को ख़ारिज करता है। इसी तरह ये खुलियात अपने तबई अफ़आल अंजाम देते हैं। जब इन खुलियात में कहीं भी फ़साद पैदा होता है तो इनके तबई अफ़आल में नक़्स वाक़ हो जाता है। इस नक़्स को ज़हन नशीन करने के लिए खुलियात के तबई अफ़आल को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। खुलियात जो मवाद ग़िज़ा के तौर पर जज़ब करते हैं, इनमें ख़मीरी व कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, और जो मवाद फ़ुज़लात के तौर पर ख़ारिज करते हैं वो दीगर खुलियात की ग़िज़ा के अलावा दाफ़े ताफ़ुन और सोदश भी होता है। दरअसल खुलियात से यही मवाद हर किस्म के जरासीम और ज़हरों को फ़ना कर देते हैं, और ये फ़ितरी सिलसिला अल्लाह ताला ने ख़ुदकार निज़ाम के तहत कायम किया है। लेकिन जब कभी खुलियात में फ़साद पैदा हो जाए तो इसका जो फ़ुज़ला है, जो मवाद है, वो भी ज़हर की शक्ल अख्तियार करके बाइस नुकसान बन जाता है। कभी खुलियात की रतूबात में कमी हो जाती है, कभी इनमें ज़्यादती हो जाती है, जो कि दीगर खुलियात के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है। इसलिए इनके तबई अफ़आल का जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाते हैं टिश्यूज़ की तरफ, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि टिश्यूज़ की 4 इक़साम हैं, जिनमें नंबर 1 पर हैं असबी टिश्यूज़ यानी कि नर्व टिश्यूज़। ये असबी खुलियात के रेशे से मिलकर बनते हैं। ये रेशे नहायत बारीक बने होते हैं और मुतवस्त असबी रेशे की जिसामत 1/4 इंच होती है। नसीज असबी जो है इस पर 2 ग़िलाफ़ चढ़े रहते हैं, यानी कि नर्व टिशू जो होता है, जो असाबी टिशू होता है, इसके ऊपर 2 ग़िलाफ़ चढ़े रहते हैं। इसलिए नसीज असबी को महवर असब यानी कि एक्स सिलेंडर कहते हैं। यानी असबी रेशे का असल जौहर होता है। मैं आपको बताता हूँ तस्वीर में कि जिस तरह ये देखें, ये एक असबी खुलिया है, इसको आप कह सकते हैं, ये इधर मैं लिख देता हूँ असबी। अब ये जो मेन चीज़ है ना, ये असबी होगी, इसके ऊपर जो है 2 ग़िलाफ़ चढ़े रहेंगे ऐसे करके। इसको आप कह सकते हैं असबी खुलिया। इसके ऊपर जो झिल्ली है, वो सबसे पहली जो झिल्ली ये वाली है, ये इसको आप कह सकते हैं ये कशरी झिल्ली होगी, जिनका ताल्लुक़ गुदद के साथ है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो बाहर वाली झिल्ली है, इसका ताल्लुक़ है उज़लात के साथ। ये जो असाबी टिश्यूज़ हैं, ये अपने मरकज़ यानी सर से लेकर पूरे जिस्म में फैले होते हैं, और जिस्म के अंदर जितनी भी बरकी रो की तहरीकात चलती हैं वो इन्हीं के ज़रिए चलती हैं। नंबर 2 पे आ जाता है मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो है ये उज़लाती खुलियात से मिलकर बनते हैं। चूँकि इंसान के जिस्म में हड्डियों के बाद सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर कोई है तो वो गोश्त का पाया जाता है, और इस बाफ्त के जो रेशे हैं आपस में मिलकर मजमूए बनाते हैं, और फिर यही मजमूए आपस में मिलकर गोश्त बन जाते हैं। ये उज़लात जो है या गोश्त जो है, ये सर से लेकर पाँव तक असाब व गुदद के साथ
मिले हुए होते हैं, और जो दिल है ये उज़लात का मरकज़ है। उज़लात बनावट और अफ़आल के लिहाज से दो किस्म के होते हैं। जिस तरह के असाब जो हैं ये भी अफ़आल के लिहाज से दो किस्म के होते हैं। एक किस्म में एहसास, एक किस्म का काम है कि एहसासात को देखना, जिससे वो जिस तरह के कोई गर्म चीज़ है उसको हम हाथ लगा कर जब छुएंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगी। तो एक किस्म के जो असाब हैं उनका काम है एहसासात, और दूसरे किस्म के जो असाब हैं उनका काम है हुक्म जारी करना। जैसा कि हम किसी गर्म चीज़ को छुएंगे तो फ़ौरी तौर पर अपना हाथ पीछे करेंगे, तो ये दूसरी किस्म की तरफ से आर्डर आता है तो हम लोग हाथ जल्दी से पीछे कर लेते हैं। ऐसे ही उज़लात जो है ये भी दो किस्म के होते हैं। इनमें एक किस्म है अरादी उज़लात की और दूसरी किस्म है गैर इरादी उज़लात की। अरादी उज़लात वो हैं जिनको हम अपने इरादे से हरकत दे सकें, जैसे कि हाथ, पाँव, हमारा चलना, लेटना, गर्दन को मोड़ के इस तरफ उस तरफ देखना, ये सारा कुछ हमारे इख्तियार में है। और दूसरे हैं गैर इरादी उज़लात, जैसे कि दिल जो हमारे इरादे के बग़ैर भी हर टाइम धड़कता रहता है, इसी तरह मैदा जो कि हमारे इरादे के बग़ैर हरकत में रहता है। तो ये दो किस्म के उज़लात पूरे जिस्म में पाए जाते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है, तीसरी किस्म में आ जाता है नसीज कशरी यानी कि एपिथल टिश्यूज़। ये गुद्दी खुलिये होते हैं जो अब जब ये आपस में मिलते हैं तो ग़िशाए मुखाती, जिसको आप झिल्ली कह सकते हैं, ऐसी झिल्लियाँ बनाते हैं जो सर से लेकर पाँव तक फैली होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ अज़ाओं में अंदर और बाहर की तरफ भी लगी होती हैं, जैसे मुर्री, मैदा, अंतड़ियाँ, और इसी तरह जिल्द का जो बलाई तबक है जिसको बशरा कहते हैं उसके अंदर भी असाब के रेशों के साथ लगी रहती हैं। ये हकीकी तौर पर जिल्द की हिफाजत भी करती हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ उज़व हैं उनको ख़ुराक भी मुहैया करती हैं। अफ़ाल के लिहाज से जिस्म के अंदर या बाहर जहाँ जहाँ पर रतूबत की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये गुद्दी झिल्लियाँ जो हैं ये लगी होती हैं, जैसे मुंह में थूक, आँख में आंसू, नाक और हलक में रतूबत, इसी तरह मुर्री व फेफड़ों के अंदर बलगम, औरतों में दूध और मर्दों में मनी वगैरह का अखराज पाना, इसी तरह पसीना और पेशाब वगैरह का अखराज भी इन्हीं गुद्दी या कशरी जो है टिश्यूज़ उन्हीं का काम है। चौथे नंबर पर आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ या नसीज अलहाकी। ये अलहाकी खुलियात से मिलकर बनते हैं। इनको इस तरह समझ लें कि जैसे जिस्म में बुनियाद के तौर पर हड्डियाँ और करी यानी कि नरम हड्डी, और रबात यानी कि राब्ते के लिए जो, और अवतार यानी कि तार की किस्म के जो जिस्म में आपस में कनेक्शन के लिए ये चीज़ें जो पाई जाती हैं, इन पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मिलकर फिर आगे अज़ा बनते हैं, और जिस्म में ये भर्ती का काम भी सर अंजाम देती हैं। जैसा जहाँ तक कि एहसास, हरकत और अखराज रतूबत का तल्लक़ है, तो इनमें किसी किस्म के कोई अफ़ाल व असरात नहीं पाए जाते, क्योंकि ये ना तो इनमें ज़िंदगी तो है मगर इंसानी जिस्म के मामलात में इनका दखल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ बुनियाद और भर्ती का काम करते हैं। अब आगे चलते हैं ज़िंदगी की तहरीक, यानी कि ज़िंदगी की जो इब्तदा है वो कहाँ से होती है। इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा तो नुतफ़े से होती है, जिसमें स्पर्म्स होते हैं जिनको किरमे मनी कहते हैं। वो औरत के जिनसी उज़व में दाखिल होकर वहाँ गर्दिश करते हैं। जल्दी या देर के साथ इसका मिलाप औरत की जिनसी रतूबत से होता है, जिसके अंदर नन्हे नन्हे अंडे होते हैं जिनको बैज़ाए उन्था कहते हैं। जब किरम मनी का मिलाप बैज़ाए उन्सा से होता है तो किरम का सर बैज़ाए उन्सा में दाखिल हो जाता है। इस तरह वो ज़िंदगी की अव्वलीन तहरीक का बायस बनता है। इसके साथ ही बैज़ा उन्सा में नशो नमा और इर्तिका का अमल शुरू हो जाता है। आगे मर्द और औरत के अज्ज़ाए तनासली यानी तुख्म इंसान किरम मनी जिसको कहते हैं, और औरत का अंडा जिसको बैज़ा उन्सा कहते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है ये एक एक सेल्स के या खुलिये के बने होते हैं।
जिस तरह हर नबातात, हैवानात और इंसानों का जिस्म पहले एक ज़र्रे या खुलिये से बनना शुरू होता है, इसी तरह इंसान का जिस्म भी एक खुलिये से बनना शुरू होता है। जब नुतफ़ा करार पा जाता है यानी हमल ठहर जाता है, तो इसमें साथ ही कई तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं। पहले गुलाफ के अंदर ही अंदर इसकी जर्दी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, फिर 2 से 4 और 4 से 8 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसके बाहम मिलने से एक दानादार खोशा यानी शतूत की तरह का एक जिस तरह शतूत का फल है उसी तरह का एक दाना जो है वो वजूद में आता है। फिर ये दाना, ये खोशा आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाता है, फिर नुतफ़ा बनकर 3 किस्म के तबक़ात में तकसीम हो जाता है। पहला जो बैरूनी तबक है, और दूसरा अंदरूनी, और दूसरा दरमियाना और तीसरा अंदरूनी तबक है। इन तीनों तबकों में इंसानी जिस्म जो है वो तकसीम हो जाता है। बैरूनी तबक जो है इससे ज़्यादातर दिमाग, हराम मग़ज़, जिल्द, असाबी झिल्ली, अलाते ख़वासे ख़म्सा और तमाम जिस्म के नर्व्स यानी कि असाब बनते हैं। जो दरमियानी तबका होता है इससे गुर्दे, जिगर, लबलबा और हर किस्म के गुदूद और गशाए मुहाती जो झिल्लियाँ होती हैं वो बनती हैं। जो अंदरूनी तबका होता है इससे उज़लात और उरूक और इसके साथ साथ अलहाकी मादा और इससे हड्डियाँ, करियाँ और बाल व नाखून बनते हैं। इस तरह हल्काए जनीन बन जाता है और मुकम्मल बच्चा बनकर माँ के पेट से अखराज पाता है, जो अक्सर 9 माह बाद पैदा होता है। अब आ जाते हैं दिमाग की तरफ। दिमाग जो है असाबी खुलियात से मिलकर बनता है और ये खोपड़ी की 8 हड्डियों के अंदर 3 झिल्लियों में ढका हुआ होता है। ये जो 3 झिल्लियाँ हैं इसकी ग़िज़ा, अमाल और हफाजत के लिए बनाई गई हैं। बैरूनी झिल्ली जो खोपड़ी की हड्डियों की अंदरूनी सतह पर लगी हुई है, ये एक सफ़ेद हाकी माइल, दबीज़, मज़बूत और रेशादार है। इसको उम्मे गलीज़ या उम्मे सुलब भी कहते हैं। ये उज़लाती मादे से बनी होती है, इसको हिजाब भी कहते हैं। यही झिल्ली दिमाग को एक गहरे दरमियानी तुलानी शगाफ़ के सबब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। जैसा कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये है दिमाग, और उज़लाती झिल्ली इसको इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। इन 2 हिस्सों में तकसीम के बाद फिर इन दोनों हिस्सों को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम कर देती है, जैसे कि ये, जिससे दिमाग की बैरूनी सतह पर 5 लोथड़े बन जाते हैं। ये तकसीम कुदरत इसलिए करती है कि ख़ुसूसन जो दिमाग के ये तुलानी 2 हिस्से हैं यक वक़्त मुतासर ना हों। कभी कभी ये हिस्सा मुतासर होता है और कभी कभी ये हिस्सा मुतासर होता है, लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो फिर ये एक हिस्से की तकलीफ़ बढ़कर दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाती है। ये जो दायां हिस्सा है इसका ताल्लुक़ उज़लात के साथ है, और ये जो बायां हिस्सा है इसका ताल्लुक़ गुदत के साथ है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, काबिल गौर बात है। सर के सिवा तमाम जिस्म में बाहर की तरफ असाब, फिर असाब के नीचे गुदद और फिर उनके नीचे उज़लात बनाए गए हैं, लेकिन सर में इसके बिल्कुल उल्ट, जो उज़लात हैं ये बाहर की तरफ हैं ताकि दिमाग के अंदर की तरफ से एहसासात हरकत के लिए बाहर भेज सके। नंबर 2 पे आ जाती है इसकी अंदरूनी झिल्ली, जो दिमाग की बैरूनी सतह पर चिस्पा होती है और दिमाग के हर नशीबो फराज और बतून दिमाग के अंदर दाखिल हो जाती है। ये दिमाग का सबसे अंदर वाला गुलाफ है, चूँकि इसमें से रतूबत से दिमाग को ग़िज़ा मिलती है। ये झिल्ली जो है ये ग़िशाए नखाई का काम करती है और दिमाग की परवरिश करती है। इसमें खून की बारीक बारीक रगों का एक जाल होता है।
चूँकि इसकी शक्ल मशमिया की मानद देखने में नज़र आती है, इसलिए इसको ग़िशाए मशमिया भी कहते हैं। ये गुद्दी झिल्ली होती है, इसका नाम उम्मे रकीक है। इन दोनों झिल्लियों के दरमियान में एक तीसरी झिल्ली है जिसको दरमियानी झिल्ली कहते हैं। ये लकड़ी के सफ़ेद जाले की मानद एक नहायत बारीक और नाजुक आबदार झिल्ली होती है, इसलिए इसको ग़िशाए अनकबूती कहते हैं। इसके बाद हिस्से ऊपर की झिल्ली उम्मे गलीज़ से और बाज़ हिस्से नीचे की झिल्ली उम्मे रकीक से मिले हुए हैं और बाज़ हिस्से दरमियान में कुछ खला बना जाते हैं जिसमें रतूबत भरी होती है। आगे आ गया नखा यानी हराम मग़ज़। दिमागी निज़ाम में नखा जो है उसका हिस्सा जो रीढ़ के स्तून की नाली में रहता है, ये गुद्दी की हड्डी के सुराख के निचले किनारे से शुरू होकर कमर के दूसरे मोहरे तक पहुंचकर बहुत सी शाहों में तकसीम हो जाता है और फिर दुमची की हड्डी तक पहुंच जाता है। दिमाग की तरह हराम मग़ज़ के भी 3 ग़िलाफ़ होते हैं। दरअसल ये वही दिमाग की 3 झिल्लियाँ होती हैं और इनके नाम भी वही होते हैं। उसी हराम मग़ज़ की राह से दिमाग के दाएं बाएं हर निसफ से 12-12 असाब निकलते हैं, यानी पट्टे। इस एतबार से दिमागी असाब 12 जोड़ों में तकसीम हो जाते हैं। असाब जो है ये एक किस्म की सफ़ेद बारीक या मोटी तारें होती हैं जो इन असबी अक़द से निकलती हैं, जो हराम मग़ज़ से बाहर निकलकर असाब बनाते हैं, जहाँ से वो तमाम जिस्म में फैल जाते हैं। ये असाबी अंसजा या असाबी जो हैं साख्त असाबी खुलिये से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इनको मुफ़रद उज़व कह सकते हैं। इनका जो हुदूदो मुकाम है, असाब वैसे तो पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। जब इनमें तहरीक होती है तो वो सब के सब मुतासर होते हैं, लेकिन इनकी तहरीक की जो इब्तदा है हमेशा असाबी उज़लाती मुकाम से होती है। आगे आ जाता है जनाब दिल, जिसको कलब कहते हैं। ये भी एक उज़्वे रईस है जो सीने के अंदर दोनों फेफड़ों के दरमियान वाक़ है। सेब की शक्ल की बनावट में उज़लाती टिश्यूज़ से मिलकर बना है। इसका रंग ताज़गी में सुरख और फिर सुरख स्याही माइल होता जाता है। इसके अंदर दाएं बाएं 2-2 खाने होते हैं। उसके बाहर के खाने को उज़न और नीचे के खाने को बतन कहते हैं। तमाम जिस्म का स्याही माइल खून दाएं उज़न में गिरता है और फिर वहाँ से दाएं बतन में चला जाता है, फिर वहाँ से फेफड़ों में सफाई के लिए चला जाता है। दिल के ऊपर भी गुलाफ़ होते हैं जिनको गुलाफ़ कलब कहते हैं। ये मखरूती शक्ल का थैली नमा गुलाफ़ होता है जो दिल पर उल्टा चढ़ा होता है। इसके 2 तबक होते हैं, अंदरूनी बारीक तबक जो आबदार झिल्ली का होता है, दिल के ऊपर लिपटा हुआ होता है। ये कशरी नसीज का बनता है, यानी कि ये गुद्दी झिल्ली होती है जिसमें गुद्दी असर काम करता है। और जो बैरूनी तबक है जो रेशा और साख्त का होता है, ये असाबी नसीज का यानी कि असाबी टिश्यूज़ का, नर्व टिश्यूज़ का बना होता है और असाबी तहरीकात इसके तहत दिल तक पहुंचती हैं। दिल को कलब इसलिए कहते हैं कि ये जिस्म के अंदर उल्टा लटका हुआ होता है। दूसरे इस पर गुलाफ उल्टा चढ़ा होता है। तीसरे यहाँ दौरान खून उल्टा चलता है, यानी शरियानों के अंदर वरीदी खून और वरीदों के अंदर शरियानी खून। नंबर 4 यहाँ पर दौरान खून पूरे जिस्म से होकर वापस लौटता है। आगे आ जाता है जनाब जिगर। जिस्म के 3 अज़ाए रईसा हैं जिनमें दिल, दिमाग और जिगर है। तीसरा नंबर है वो जिगर का है। जिगर भी एक उज़्वे रईस है, इसलिए इसकी अहमियत जो है मुसलमा है। ये जिस्म में ग़ज़ा और हरारत और क़ुव्वत का मरकज़ तस्लीम किया जाता है। जिगर भी जो है ये एक गुदूद है और जिसमें इंसान के तमाम गुदूदों में सबसे बड़ा है। जिगर जो है ये एक नालीदार गुदूद है और जिस्म के तमाम नालीदार गुदद का मरकज़ है। हालत सेहत में जवान इंसान के जिगर का वज़न 1.5 सेर से लेकर 2 सेर तक
होता है, या इसको आप जिस्म का 40वां हिस्सा भी कह सकते हैं वज़न के एतबार से। इसका तूल 10 से 12 इंच और अरज़ जो है ये 4 से 7 इंच होता है। जिगर का ज़्यादातर हिस्सा दाईं तरफ की पसलियों के नीचे और थोड़ा सा हिस्सा बाईं तरफ होता है। और इस पर 2 अदद जो हैं जनाब झिल्लियाँ भी चढ़ी होती हैं। एक का ताल्लुक़ उज़लात के साथ है और दूसरी झिल्ली का ताल्लुक़ असाब के साथ है। जिगर की जो रंगत है आप सब लोग जानते हैं कि ये सुर्खी माइल भूरी जो है रंगत होती है इसकी। इसके बाद आ जाते हैं तहाल की तरफ। तहाल भी एक गुदद है और ये उन गुदद में सबसे बड़ा है जिसमें कोई नाली नहीं होती, और ये गुदद कीमियाई तौर पर जज़ब व दफ़ा से काम करते हैं, यानी कि अपने अंदर रतूबात को जज़ब कर लेता है जैसे कि स्पंज, और फिर जब उसको दबाया जाता है तो वो रतूबात जिस तरह स्पंज बाहर ख़ारिज कर देता है, इसी तरह ये अपनी रतूबात बाहर ख़ारिज कर देता है। ये पेट के बाईं तरफ नीचे वाली पसलियों के नीचे रहती है। आबदार झिल्ली ने इसको चारों तरफ से ढका होता है। इस झिल्ली का एक बंद इस तहाल को मैदे के साथ मिलाता है। तंदुरुस्त जवान आदमी में तहाल का जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 5 इंच और जो इसका अर्ज़ है ये तकरीबन 3 या 4 इंच, और इसकी मोटाई 1 या 1.5 इंच और वज़न इसका 2.5 या 3 चटांग तक होता है। मोहतरम नाज़रीन, आज का लेक्चर जो है उसको यहीं पे बस करते हैं, और दीगर इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में बिल तरतीब जो है वो इंशाअल्लाह अपलोड किए जाएंगे। अगर कोई किसी मौजू पर चाहता है कि हम उस मौजू पर जल्दी वीडियो अपलोड करें तो वो कमेंट में अपना वो मौजू, अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। उसको उसका जवाब इंशाअल्लाह जल्द ही वीडियो की सूरत में अपलोड कर दिया जाएगा। अपनी जिस्मानी तशख़ीस और अपने लिए ग़िज़ाई इलाज की तजवीज़ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो है 032386034050। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।